तो मैं ब्राह्मण समाज से भी यही उम्मीद करती हूँ कि इनको कितना परखोगे, कितना आजमाओगे। ये ब्राह्मण समाज के लोग इनके बहकावे में आ गए। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। यूपी के सियासी महाभारत में वैसे तो वक्त बाकी है, लेकिन दिग्गजों के दांव अभी से चलने शुरू हो गए। यूपी की राजनीति को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि देश चलता नहीं, मचलता है। मुद्दा हल नहीं होता, सिर्फ उछलता है। इस वक्त सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है ब्राह्मण। लखनऊ से गोरखपुर तक, काशी से प्रयागराज तक ब्राह्मणों को साधने के दांव पेच चले जा रहे हैं। ऐसे में हर कोई कयास लगाने लगा है कि ब्राह्मण किसका बैंड बजाएंगे और किसकी नैया पार लगाएंगे। साल 2022 की चुनावी जंग से पहले यूपी के सियासी मठाधीशों को 2007 का एक नारा बार बार सुनना चाहिए। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। जानते हैं ये चुनावी नारा किसने दिया था? किसी और ने नहीं, बीएसपी यानी मायावती की पार्टी ने। कहते हैं इस एक नारे ने बहन जी को सत्ता का सुप्रीमो बना दिया। एक बार फिर वही दांव मायावती ने चल दिया। देखा देखी में बुआ के भतीजे यानी अखिलेश यादव भी ब्राह्मणों पर दांव लगाने को बेकरार। बीजेपी तो ब्राह्मणों को अपना वोटर ही मानती। कुल मिलाकर यूपी का चुनावी मुद्दा रोटी, कपड़ा और मकान से पहले ब्राह्मण है, और इसी ब्राह्मण समुदाय के भरोसे बसपा 2022 के विधानसभा चुनाव में कोई पहचान पाने की जुगत में लगी हुई। यहां तक कि बसपा अब बिकरू कांड में आरोपी बनाई गई खुशी दुबे की रिहाई की लड़ाई भी लड़ेगी। बसपा नेता नकुल दुबे ने एक बयान में कहा, बिकरू कांड में आरोपी बनाई गई खुशी दुबे की रिहाई की लड़ाई अब बसपा लड़ेगी। वहीं ब्राह्मणों की वकालत कर रही बसपा सुप्रीमो का मानना है कि ब्राह्मण समाज को हर राजनीतिक पार्टियों ने छला और अपने स्वार्थ के लिए उनका इस्तेमाल किया है। तो मैं ब्राह्मण समाज से भी यही उम्मीद करती हूँ कि इनको कितना परखोगे, कितना आजमाओगे। इनको आजमा लिया आपने 5 साल पहले। कांग्रेस के जमाने में भी ब्राह्मण समाज ने इनको आजमाया, अब इन्होंने भी और भी पार्टियों की सरकारों में आजमाया, अब बीजेपी को भी आजमा लिया। कितना आजमाओगे? अब इनको तिलांजलि देनी चाहिए और बीजेपी के बहकावे में ना आकर तो सन 2007 की तरह बीएसपी से इनको जुड़ना चाहिए और दलितों से प्रेरणा लेकर, चाहे कितना भी इनको लालच दे दे ब्राह्मण समाज को, कितना भी बहकाने की कोशिश करें, जैसे दलित लोग गुमराह नहीं होते हैं, बहकावे में नहीं आते, ऐसे इनको भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। खैर, बसपा का ये ब्राह्मण प्रेम देखकर राजनीति की एक कहावत याद आएगी। कहते हैं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लेकिन बसपा एक बार फिर काठ की हांडी चढ़ाने के लिए बेकरार है। इस बार मायावती की रणनीति में टिकट बंटवारे में ब्राह्मणों को खास तवज्जो दी जाएगी। आपको बता दें कि ब्राह्मणों को रिझाने के लिए यूपी की सियासत में होड़ पिछले साल ही शुरू हो गई थी, जब समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आने पर सूबे में परशुराम की मूर्ति लगाने का वादा किया था और अखिलेश के इस बयान पर मायावती ने जोरदार कटाक्ष किया। विधानसभा के आम चुनाव में सीटें जरूर कम हुई, लेकिन वोट का प्रतिशत हमारा कम नहीं हुआ। हमारा वोट का प्रतिशत समाजवादी पार्टी से भी ज्यादा था, लेकिन ये ब्राह्मण समाज के लोग इनके बहकावे में आ गए। इन्होंने खूब साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल किए। इनके बहकावे में आकर तो बीजेपी को एक तरफा अपना वोट दिया और इनकी 5 साल के लिए सरकार बनाई। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन इनके साथ क्या हुआ ये सब आप लोगों को मालूम है, कितनी जाति इनके साथ हो रही है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग इस पार्टी को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देकर वे आगे इनकी सरकार बनाकर इनको अपना, ये जो भी पिछला चुनाव हुआ। वैसे राजनीतिक दलों का ये ब्राह्मण प्रेम सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक ही सीमित नहीं, इसकी चर्चा जनता के बीच भी खूब हो रही। वाराणसी की जनता ब्राह्मण राजनीति पर क्या सोचती है, आइए जानते हैं। ब्राह्मण तो अब जो सही है उसी की तरफ में रहेगा, और जहाँ तक प्रयास है तो बदलाव होना चाहिए, है ना। हालांकि हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन गलत तो गलत होता है। फिर क्या गलत हो रहा है? अब गलत तो देखिए हर जगह हर चीज़ में गलत हो रहा है। सरकार ठीक नहीं चल रही है। सरकार ठीक नहीं चल रही है नहीं कह सकते, लेकिन सरकार का जो सिस्टम है वो ठीक नहीं चल रहा है। हाँ, जो उसको चलाने वाले लोग हैं वो सब मनमानी कर रहे हैं, है ना।
मतलब सत्ता आने पर कुर्सी का भार, कुर्सी पे बैठने के बाद लोगों को लगता है बस ये हमारी ही है। सरकार किसकी आएगी इसकी विवेचना तो इतनी सामान्य नहीं है। तथापि यदि आप दल विशेष की बातें करते हैं तो दल विशेष तो किसी का भी आ सकता है। और वोट बैंक की जो राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति से बहुत ऊपर उठ कर किसी भी जाति विशेष को न ध्यान में रखते हुए विकासवाद का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन करते हुए ही सरकारें बननी भी चाहिए। बहुत ही कठिन है। अब ब्राह्मण समाज के साथ साथ एक उनके साथ भूमिहार समाज भी है, ब्राह्मण भूमिहार। हम लोग भी परशुराम जी के ही वंशज हैं। ब्राह्मण बिरादरी के साथ साथ एक भूमिहार बिरादरी को भी पार्टी को, जितने अन्य दल पार्टी है सबको पूछना पड़ेगा। लेकिन अभी चुनाव आया है तो तमाम जो राजनीतिक जो है समीकरण बनाने में नेता लगे हुए हैं, तो क्या लगता है कि सभी तो ब्राह्मण को रिझा रहे हैं? मायावती अलग दावा कर रही हैं, अखिलेश अलग दावा कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ तो दावा कर ही रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार ये बिरादरी किसके साथ जा रहा है? अब बिरादरी ये तो जनता है, जनता जिसके साथ जाए। हम लोग तो भाजपा के साथ नहीं रहेंगे। ब्राह्मण को किसने छला और किसने मरहम लगाया, इसका फैसला आने में अभी वक्त है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि यूपी के चुनाव में ब्राह्मणों की इतनी चर्चा क्यों? बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में लंबे समय तक सत्ता की कमान ब्राह्मणों के हाथों में रही। नारायण दत्त तिवारी के बाद यूपी में कोई भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बन सका। सूबे में पिछले 3 दशकों से राजनीतिक पार्टियों के लिए ब्राह्मण महज एक वोट बैंक बनकर रह गया। आजादी के बाद यूपी की सियासत में 1989 तक ब्राह्मण का वर्चस्व कायम रहा और 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने। गोविंद वल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, श्रीपति मिश्र और नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। ये सभी कांग्रेस से थे। इनमें नारायण दत्त तिवारी 3 बार यूपी के सीएम रहे। वहीं अगर इन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को देखें तो करीब 23 साल तक प्रदेश की सत्ता की कमान ब्राह्मण समुदाय के हाथ में रही। लेकिन मंडल और कमंडल की राजनीति ने उन्हें हाशिए पर ढकेल दिया। हालांकि बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी से लेकर कलराज मिश्रा जैसे ब्राह्मण नेता चेहरा हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश में 10 से 12% ब्राह्मण, जो राजनीतिक लिहाज से काफी अहम है। आपको बता दें कि कांग्रेस के राज में ज्यादातर मुख्यमंत्री ब्राह्मण समुदाय के बने। बीजेपी के उदय के साथ ही ब्राह्मण समुदाय का कांग्रेस से मोहभंग हुआ। यूपी में जिस भी पार्टी ने ब्राह्मण कार्ड खेला उसे बड़ा फायदा हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 72% ब्राह्मणों ने वोट दिया। सपा और बसपा को 5-5% ही ब्राह्मण वोट मिले। कांग्रेस को लगभग 11% ब्राह्मणों ने वोट दिया था। 2019 लोकसभा में बीजेपी को 82% ब्राह्मणों ने वोट दिया। सपा बसपा गठबंधन और कांग्रेस को 6-6% ब्राह्मण वोट मिले। पिछले कुछ विधानसभा चुनावों में ब्राह्मण कार्ड और उम्मीदवारों के जीत के ट्रैक रिकॉर्ड को खंगालें तो बीजेपी के 1993 में 17 विधायक, 1996 के चुनाव में 14, 2002 में 8 विधायक, 2007 में 3 और 2012 में 6 ब्राह्मण विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2017 में भी करीब 44 विधायक ब्राह्मण जाति से चुनकर विधानसभा पहुंचे। सपा की बात करें तो 1993 में 2 विधायक, 1996 में 3, 2002 में 10 विधायक, 2007 में 11 और 2012 में 21 ब्राह्मण चेहरे जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2017 में भी सपा ने 10% ब्राह्मणों को टिकट दिया था। कांग्रेस के 1993 में 5 विधायक, 1996 में 4, 2002 में 1, 2007 में 2 और 2012 में 3 ब्राह्मण विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। जबकि 2017 में कांग्रेस ने 15% ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया था। बीएसपी से 1993 में एक भी विधायक ब्राह्मण जाति से नहीं था, लेकिन 1996 में 2, 2002 में 4 विधायक, फिर 2007 के चुनाव में बीएसपी ने अपने सियासी फॉर्मूले में ब्राह्मणों को ऐसा फिट किया जिसकी बदौलत उसके 41 विधायक चुनकर आए और 206 सीटों के साथ बीएसपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुई। कुल मिलाकर यूपी में कोई भी राजनीतिक पार्टी ब्राह्मण वोट को इग्नोर नहीं कर सकती। अकेले दम पर ब्राह्मण सरकार तो नहीं बनवा सकते, लेकिन इन्हें दरकिनार करके कोई भी राजनीतिक पार्टी सरकार नहीं बना सकती।